आज की कहानी है अमेरिका से पुष्पा सक्सेना की लेखिका। सुनिए वैदेही के स्वर में। कैलिफोर्निया हॉल में दोनों की भेंट अचानक हुई थी। दोनों लेखिकाओं का परिचय कराती पुनीता नंदी ने इसे प्रतिभागियों का सौभाग्य माना था कि एक साथ भारत की दो जानी मानी लेखिकाएं सम्मेलन की चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित थीं। नंदिता रे अपने समय की बांग्ला की लोकप्रिय कहानीकार थीं। पिछले 4-5 वर्षों से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही थीं। सुप्रिया जादवानी हिंदी की उभरती कहानीकार थीं। उनकी कहानियां नारी केंद्रित होती थीं। सम्मेलन में प्रवासी भारतीय महिलाओं के अलावा अमेरिकी, अफ्रीकी तथा अन्य एशियाई देशों की महिलाएं सम्मिलित थीं। सम्मेलन में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने पर चर्चा चल रही थी। अमेरिकी पत्रकार लिंडा जॉन ने नंदिता से साफ शब्दों में प्रश्न किया, क्या यह सच है? भारत में लड़कियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। ठीक कहती हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। बचपन से बुढ़ापे तक वे तिरस्कार और लांछना का जीवन जीती हैं। गंभीर वाणी में नंदिता रे ने अपनी बात कही थी। एक लेखिका के रूप में आप इसके लिए क्या कर रही हैं? एक प्रवासी भारतीय महिला के स्वर में दर्द था। मेरी अधिकतर कहानियों में स्त्रियों की पीड़ा है, उनकी समस्याएं हैं। मेरी कहानियां मूलतः विमेन ओरिएंटेड हैं। कहानी में उनकी पीड़ा दर्शाकर आप क्या सजीव करेंगी? लिंडा के प्रश्न पर नंदिता रे कचा उठी। नारी की पीड़ा जानकर ही तो उसका परिष्कार संभव है। भारत में नारी पीड़ा पर पोथियां लिखी जा चुकी हैं, पर महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी ही है। पुनीता के स्वर में आक्रोश झलक रहा था। जी हाँ, यह बात ठीक है। भारत में स्त्रियों को भोग की वस्तु माना गया है। वह सिर्फ एक शरीर है, इसलिए उसके सुंदरतम रूप से पुरुष को रिझाया जाता है। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया वितृष्णा उत्पन्न करती है, इसलिए पुरुष को उस क्षेत्र से वर्जित रखा गया है। मुझे लगता है भारत में भी बच्चे के जन्म के समय पिता की उपस्थिति अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। नंदिता रे का स्वर उत्तेजित था। हमने तो सुना है भारत में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है, पर आपकी बातों से लगता है वह स्त्री भोगी जाती है, वह देवी नहीं मानी जाती। विदेशी महिलाओं का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक बात बताइए, भारतीय स्त्री एक पति के साथ अपना पूरा जीवन कैसे बिता लेती है? क्या उन्हें चेंज की ज़रूरत नहीं लगती? लिंडा ने नंदिता रे से सीधा सवाल किया था। चेंज की ज़रूरत स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए। बचपन से पति परमेश्वर का पाठ घुट्टी में पीती हुई लड़की तिल तिल कर मर भले ही जाए, पर पति बदलने की बात सोचने का साहस कोई ही कर पाए। अपनी बात कहती नंदिता रे मुस्कुरा पड़ी थी। शायद आप इन्हें भारतीय संस्कृति की जानकारी ठीक से नहीं दे रही हैं। भारतीय समाज आज भी भारतीय नारी की सहिष्णुता और त्याग पर स्थिर है, वरना वहाँ भी रोज तलाक होते रहें। सुप्रिया ने हिंदी में बोलकर नंदिता रे की बात काटी थी। क्या हर्ज है तलाक होने में? आप जैसी लेखिका भी तलाक के विरुद्ध बात करें, क्या शोभा देता है? क्या फ़र्क है आप में और एक अशिक्षित स्त्री में? नंदिता रे बेहद उत्तेजित थी। मैं तलाक की विरोधी नहीं हूँ, पर फैशन के नाम पर तलाक देने का समर्थन भी नहीं करती। अगर परिस्थितियाँ सचमुच ऐसी हों जब विवाह को खींच पाना संभव लगे, तो नारकीय जीवन जीने की जगह तलाक ही ठीक है। आप क्या समझती हैं, मैंने फैशन के नाम पर पति से तलाक लिया है? नंदिता रे के नथुने फूल उठे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्षमा करें, मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। आई डू नॉट मीन इट। आई एम रियली सॉरी। सुप्रिया स्तब्ध रह गई। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। अपने ही देश की दो महिलाएं आपस में इस तरह उलझ पड़े, क्या यह अशोभनीय नहीं था? दोनों के बीच हो रही जोरदार बहस का मतलब लिंडा को किसी भारतीय महिला ने समझा दिया था। सहानुभूति के साथ वह नंदिता रे के पास खिसक आई। आप डिवोर्सी हैं? यह बताइए, डिवोर्स की पहल किसने की थी? हमने तो सुना है भारतीय स्त्रियां तलाक का नाम लेते भी डरती हैं, पर मैं उन भूरू लड़कियों में से नहीं हूँ। जिस दिन लगा पति के साथ मेरी नहीं पड़ सकती, अदालत में तलाक की दरखास्त दे डाली थी।
हे, यू आर ग्रेट नंदिता जी। आपके अपने घर वालों ने आपको तलाक देने से नहीं रोका? नीरजा चहक उठी थी। घर वालों को सुनती तो आज दड़बे में कैद रहकर भात पका रही होती। खुद सुबोध को भी पत्नी कम दासी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तलाक की बात सुनते ही उसका मुंह फीका पड़ गया था। माफ़ी तक मांगी थी। नंदिता रे की बात पर सबने जोरों से ताली बजाई थी। क्या भात पकाने के साथ और कुछ नहीं किया जा सकता? शांता बहन का प्रश्न तीखा था। आप भी शांता बहन बस बेसुरा ही अलापती हैं। कुछ कर पाने के लिए स्वतंत्रता भी तो चाहिए ना, वरना आपकी प्रतिभा क्या यूँ कुंठित रह जाती? पुनीता का स्वर रुष्ट था। सुप्रिया जी, आप भी एक लोकप्रिय कहानीकार हैं। बताइए, अपने लेखन और घर में आप कैसे तालमेल बिठाती हैं? नीरजा के प्रश्न पर सुप्रिया मुस्कुरा उठी। मेरी रचनाएं तो घर की नोक झोंक में ही जन्म लेती हैं। जीवन में अगर चुनौतियां न हो तो जीवन एक रस न हो जाएगा। आप लकी हैं सुप्रिया जी, वरना भारत में अधिकतर घरों में लड़कियों की प्रतिभा दबा दी जाती है। शांता बेन उदास थी। अपने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास न कर पाने के कारण उनका मन हमेशा कचोटता रहता था। पति और सास को उनका गायन शत्रु लगता। कुछ गलती तो उस लड़की की भी होती है शांताबेन। आप इतने वर्षों से ऐसे देश में रह रही हैं जहाँ की नारी स्वतंत्रता का पूर्ण उपभोग करती है, फिर भी आप अपना संगीत जीवित न रख सकी। अगर आप विरोध का स्वर मुखर करती तो शायद आपको यूं पराजित न होना पड़ता। पुनीता ने शांताबेन की दुखती रग पर हाथ धरा था। मेरी बात छोड़ो, हमारा ज़माना दूसरा था। तब हम अपने मन की नहीं कर सकते थे। पर हाँ, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। अब तो निखिल ने पापा भी महसूस करते हैं। मेरे संगीत पर उन्हें रोक नहीं लगानी चाहिए थी। अब जो बीत गई सो बीत गई। शांताबेन ने श्वास छोड़कर उठ गई। इतने बंधनों के बावजूद भारत में ऐसा क्या है जो आपको वहाँ से जोड़े रखता है सुप्रिया जी? आप भी नंदिता जी की तरह यूएस क्यों नहीं आ जाती? लिंडा के सवाल में आग्रह था। सधी मीठी आवाज़ में सुप्रिया कहती गई, सच कहूँ तो कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद भारत में रिश्तों की गहरी आत्मीयता है। मोहल्ले की चाची मौसी हमें सगों जैसा प्यार देती हैं। शादी ब्याह तीज त्योहार पर सबका जुड़ाव क्या यहाँ संभव है? यहाँ तो तीज त्योहार भी वीकेंड के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में वर्षों यहाँ रहकर भी अपने देश की गलियाँ पनघट सबको याद आते होंगे। वहाँ आज भी सब प्यार के इंद्रधनुषी धागों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस धागे को तोड़ पाना आसान नहीं। कभी भारत आओगी तो इस सच को समझ सकोगी लिंडा। सुप्रिया की बातें सुनती अधिकतर भारतीय स्त्रियां आत्मविस्मृत थीं, पर न जाने क्यों नंदिता रे चिड़चिड़ा उठी। शायद वह सुप्रिया का महत्व स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सुप्रिया, तुमने भारत की बड़ी रंगीन तस्वीर खींची है। काश इन काल्पनिक रंगों की जगह यथार्थ के रंग भरती तो उन्हें भारत की नारी की पीड़ा का आभास तो हो ही जाता। एक सच्ची लेखिका के से सच की अपेक्षा की जाती है, फैंटेसी की नहीं। मैंने जो कहा सच ही कहा है नंदिता। उत्तर प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नंदिता रे चर्चा को बीच में ही छोड़कर वापस चली गई थी। दूसरी सुबह फ़ोन पर सुप्रिया की आवाज़ सुनकर नंदिता चौंक गई। कहिए, कैसे याद किया? कुछ और सुनाना बाकी है क्या? स्वर का व्यंग स्पष्ट था। कल की मेरी बातों से अगर तुम्हें चोट पहुंची हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मुझे क्यों चोट पहुंचने लगी? अपना महत्व जताने के लिए कोई झूठ का सहारा ले, उससे मुझे क्या लेना देना? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम अचानक बीच में उठकर चली जो आई थी। अगर सच जाना चाहती हो तो सुन लो, मैं स्पष्टवादी हूँ। झूठ का सहारा ले लोगों को भरमाना मेरा काम नहीं है। एक लेखिका से वैसा अपेक्षित भी नहीं है। सच मुझसे ज़्यादा कोई जान भी नहीं सकता है नंदिता। तो क्या तुम्हारा सच यही नहीं है कि भारत भूमि स्वर्ग से महान है, वहाँ नारी की पूजा की जाती है? नहीं, यह सच है कि खुद मेरी छोटी बहन को उसके दहेज लोभी श्वशुर गृह में जलाकर ख़त्म कर दिया गया। सुप्रिया की आवाज़ रुंध गई। ओह, आई एम सॉरी, पर इस सच के बावजूद तुम उस देश की वकालत कर रही थी। हाँ, इसके बावजूद
मैं उन सबके सामने अपने देश के इस दुखद सत्य को उजागर नहीं करना चाहती थी। अंततः मैं लेखिका हूँ। न्याय अन्याय की निष्पक्ष समीक्षा मुझसे अपेक्षित है ना? क्यों सुप्रिया, क्या अपनी बहन की मृत्यु के लिए दोषी देश के साथ तुमने न्याय किया? हाँ, अगर मेरी बहन अग्नि की लपटों को समर्पित कर दी गई, उसमें दोष हमारे देश का नहीं, हमारा, हम सबका है। वह ससुराल न भेजे जाने के लिए रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसकी नियति जानते हुए भी परिवारजनों द्वारा उसे बार बार उसी नरक में ढकेला जाता रहा। अंत अपेक्षित था। मुट्ठी भर अतृप्त स्वप्नों की राख बन उसने परिवार का सम्मान बचा ही लिया ना। ओह, यह तो नृशंसता की सीमा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, इस देश में औरत पर ऐसे अत्याचार नहीं हो सकते। नहीं नंदिता, यहाँ भी औरत पर क्रूर नृशंस अत्याचार होते हैं, पर यहाँ का मीडिया उन घटनाओं को आम जनता तक पहुँचा अन्यायी अत्याचारी को दंड दिलाता है। ठीक है, यही सही, पर क्या हमारे यहाँ टीवी इस तरह की घटनाएं दिखाता है? नहीं ना। हाँ, अब यह संभव है नंदिता। स्त्री अत्याचार के विरुद्ध मीडिया सजग है। जनमानस की नारी के प्रति विचारधारा में परिवर्तन के लिए हमारा टीवी सचेत है। अब हमारा, तुम्हारा और हम जैसी और लेखिकाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कहानियों द्वारा समाज के नारी संबंधी सोच में परिवर्तन लाएं। हमसे यही अपेक्षित है ना नंदिता? एक नई सुबह लाने में हमारी महती भूमिका है। ठीक कह रही है सुप्रिया, लेखिका का दायित्व हमें पूरा करना है। सच कहूँ तो कभी सुबोध के लिए भी मन उदास हो जाता है। अपने लेखकीय दंभ में मैंने उसके साथ अन्याय किया है। काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता। अब क्या माफ़ नहीं कर सकती नंदिता? नहीं सुप्रिया, बहुत देर हो चुकी है। अब वो नई दुनिया बसा चुके हैं। शायद हम सब कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तुमसे बात करके अच्छा लगा नंदिता। भारत से हज़ारों मील दूर यहाँ मिलकर क्या हम दोनों और नज़दीक नहीं आ गए हैं? ठीक कह रही हो सुप्रिया, तुमसे बातें करके मेरी सोच भी शायद नई दिशा लेगी। तो फ़ोन रखती हूँ। बाय नंदिता। फ़ोन रख सुप्रिया ने छलछला आई आंखें पोंछ डाली थी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।